चीज बोलूं मैं नोट करने के लिए, आप लोग वो सब चीज नोट करते रहे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, हम लोग एक एनालिटिकल प्रोसेस को बोलेंगे जो जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्रग का या फिर केमिकल का क्या करेंगे, प्योरिटी, ठीक है, क्वालिटी और सेफ्टी, तीनों चीजों को मतलब डिटरमाइन करेंगे या फिर पता करेंगे। कोई भी ड्रग है या फिर कोई भी केमिकल है, ठीक है, तो उसका अगर हम लोग को अगर प्योरिटी, सेफ्टी या फिर ये क्वालिटी चेक करना है, तो जिस प्रोसेस से हम लोग उसको एक करेंगे, पता करेंगे, उस प्रोसेस का नाम ही, उस प्रोसेस का जो भी प्रोसेस हम लोग यूज करेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो इसको, तो मैंने बोला था तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो इसका जो प्रिंसिपल है कि इसका जो काम करने का तरीका है, ठीक है, काम करने का जो तरीका है वो बेसिकली हम लोग कहां से लेते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस से, साइंस के जितने सारे ज्यादातर ब्रांच है हम लोग इसके प्रिंसिपल लेते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी जितने भी साइंस के ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस से हम लोग इसका प्रिंसिपल मतलब इसका जो काम करने का जो तरीका है इन लोगों से लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे थे कल हम लोग बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो है दो कामों के लिए यूज करते हैं। एक तो हो गया क्वांटिटेटिव एंड दूसरा हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटेटिव दैट मींस मैंने कल क्लियर बोला था, क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी में है, कितना परिमाण में है, कितना वॉल्यूम में है, ठीक है। और क्वालिटी कैसा है, उसका क्वालिटी खराब है, उसका क्वालिटी अच्छा है या फिर उसकी क्वालिटी एवरेज है, ये सब चीजों को पता करने के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल करते हैं। मान लो एक ड्रग है, हम लोग बेसिकली ड्रग और केमिकल के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी ड्रग या केमिकल है, उसका अगर हम लोग को आपको केमिकल दे दिया गया, बोलो इसका क्वालिटी कैसा है, तब भी तुमको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जरूरत पड़ेगा। आप अगर बोलेगा कि इसका क्वांटिटी कैसा है, मतलब सॉरी क्वालिटी कैसा है, अच्छा है या खराब है, देख के बताओ, तो तब भी तुम लोगों को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ही टेक्निक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो हम लोग बोलेंगे क्या क्या टेक्निक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कोई भी ड्रग का या फिर कोई भी केमिकल का अगर हम लोगों को प्योरिटी, सेफ्टी या फिर क्वालिटी जांच करना है, तो हम लोग कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में दो तरह का टेक्निक यूज किया जाता है। एक हो गया केमिकल मेथड और दूसरा हो गया फिजिकल मेथड, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल मेथड, जिस टेक्निक में हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखो, जैसे कि हम लोग जिसके ऊपर देखो पहले आ गया तुम्हारा ग्राविमेट्रिक, ठीक है, नोट कर सकते हो ये सब चीज स्लाइड में दिख रहा है, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। पहले हो गया केमिकल मेथड, दूसरा हो गया फिजिकल मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड, और केमिकल मेथड को हम लोग और एक नाम क्या बोले थे, क्लासिकल मेथड, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम लोग केमिकल यूज करेंगे, जैसे देखो पहले एग्जांपल आ गया ग्राविमेट्रिक मेथड, एस्ट्रोमेट्रिकल मेथड एंड वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड में फिर से सब डिवाइडेड है क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो
देखो एसिड बेस टाइट्रेशन जो है उसमें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, और रेडॉक्स रिडक्शन जो उसको बोलते हैं उसको अल्टरनेटिव नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन जो है उसको हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर, मैं जो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा तो ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन होगा शायद, या तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ठीक है। सो ये हो गया केमिकल मेथड। ये सारे जितने भी मेथड्स है, ठीक है, इसमें केमिकल का ही यूज होता है, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रूमेंटल मेथड, फिजिकल मेथड और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। फिजिकल मेथड दैट मींस कोई भी हम लोग फिजिकली हमने कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर चलाना चाहे तो बेसिकली हम लोग क्या करना होता है, हम लोगों को खुद पता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना होता है ना, ऑपरेटर चाहिए ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं फिजिकल मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंट में इसलिए यूज होता है इसीलिए, ठीक है। अब जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड हो गया इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तीन तरह, ऑप्टिकल मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड एंड मिसलेनियस मेथड। तो हम लोग इसमें सबसे पहले जाएंगे ऑप्टिकल मेथड। नेक्स्ट, ऑप्टिकल मेथड में क्या क्या है? ऑप्टिकल मेथड में एब्जॉर्प्शन ऑफ ये कोई बता सकता है ये मतलब इसको क्या बोला था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने बना किया है, आपको अनम्यूट मत करना, क्लियर करना, ठीक है। देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएमआर दैट मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे कि मान लो लोग जैसे एग्जांपल देख लो, वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आईआर, एनएमआर, ठीक है, एक्सरे। एक्सरे में आएगा विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसको बोलते हैं एनएमआर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक लाइट सोर्स रहता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन के ऊपर या जो भी हम लोग उससे जांच करना चाहते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर एक रेडिएशन गिरता है, वो रेडिएशन कितना एब्सॉर्ब करता है ये सॉल्यूशन, उसके बाद जितना हम लोग यहाँ से देंगे वो उतना बाहर तो नहीं रहेगा, इसमें बैरियर तो है, सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन कितना लाइट एब्सॉर्ब या कितना इमीडिएट हुआ, दैट मींस कितना सॉल्यूशन को क्रॉस करके बाहर गया, इसको कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इसका प्योरिटी। अगर इसका लाइट अगर ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है दैट मींस इसमें इंप्योरिटीज ज्यादा मतलब मिलावट है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ऐसे टेक्निक यूज करते हैं ड्रग का प्योरिटी, सेफ्टी या फिर क्वालिटी चेक करने की, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया क्या, इमिशन ऑफ ईएमआर, ठीक है। तो इमिशन दैट मींस इमिट कर रहे हैं, कोई भी हम लोग लाइट सब्सटेंस के ऊपर एक सॉल्यूशन के ऊपर एक लाइट दे रहे हैं, ठीक है, और वो इमिट कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद बहुत सारा लाइट फिनिश कर दे रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोग इस ऐसे टेक्निक यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं ड्रग का, कोई भी ड्रग का प्योरिटी, सेफ्टी और जो भी है, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लेम फोटोमेट्री, ये हर एक जितने भी मैंने बोला है, आईआर, एनएमआर, एक्सरे, फोटोमेट्री, फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये सारे के सारे इंडिविजुअल एक चैप्टर है जिसका प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, यूजेस आप लोगों को, ठीक है, अलग से पढ़ना पड़ेगा, हर एक का एक इंडिविजुअल चैप्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ एनएमआर, रिफ्लेक्शन ऑफ ईएमआर, ठीक है, रिफ्लेक्शन दैट मींस रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। एक करने के बाद एक लाइट जब जाएगा, एक बार कुछ ना कुछ से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। इसका और एक ये है एग्जांपल है रिफ्लेक्टोमेट्री, ठीक है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ऐसे ही काम करता है कि एक लाइट हम लोग देंगे किसी सॉल्यूशन के ऊपर, तो सारा का सारा लाइट वो पूरी टाइम एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर कुछ लाइट निकल के आएगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस से तो आएगा ना, कितना लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रहा है, नीचे आ रहा है, साइड में जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इसको कैलकुलेट करके हम लोग ड्रग का प्योरिटी, सेफ्टी हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब हो गया नेक्स्ट हो गया रोटेशन ऑफ ईएमआर। रोटेशन ऑफ ईएमआर दैट मींस कभी-कभी हम लोग उसको रोटेट करते हैं,
ठीक है, मतलब कभी ज्यादा लाइट दे रहे हैं या फिर कभी दूसरा कम लाइट दे रहे हैं या फिर उस लाइट में जो रेडिएशन है वो रोटेट होते जा रहा है, रोटेट कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है पोलरोमेट्री। ठीक है, पोलरोमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, तब हम लोग उसको ये करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स दैट मींस जो भी मेथड हम लोग यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का यूज होता है और केमिकल का यूज होता है। ठीक है, इसका बेसिकली जो भी फेज होता है फेज में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल हो गया क्रोनोग्राफी। ये सब सारे नोट कर सकते हो, स्लाइड में दिख रहा है, नोट कर सकते हो आप। ठीक है, एम्पेरोमेट्री, कॉन्टैक्टोमेट्री, ठीक है, पोटेंशियोमेट्री, ये सारे एक चैप्टर है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज आएगा आप लोगों को धीरे धीरे पूरा एक चैप्टर ही आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, सो मिसलेनियस में क्या आ रहा है? मिसलेनियस में आ रहा है ना तुम्हारा थर्मोमेट्रिकल एनालिसिस। ठीक है, जिसका एग्जांपल हो गया एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक हो, विटामिन हो, उसका ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया डिफरेंशियल स्क्रीनिंग प्रोग्राम। मतलब स्क्रीनिंग मतलब कोई भी एंटीबायोटिक का जैसे मान लो ये एंटीबायोटिक का ऐसे करके किया है कोई, अगर प्लस 2 में हम बहुत सारा फार्माकोडायग्नोस्टिक एनालिसिस, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हम लोग एंटीबायोटिक ऐसे करते हैं ना, ऐसे दैट मींस ये एंटीबायोटिक कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक पैटी डिश मतलब ऐसे गोल टाइप का एक डिश होता है, कटोरा टाइप है, उसमें क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ वही करते हैं, एक जेली टाइप का जिलेटिन में लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें कल्चर तैयार करते हैं, कल्चर। ठीक है, उसको कल्चर बोलते हैं। तो कल्चर तैयार करते हैं, इसके बाद इंजेक्शन के ड्रॉप के जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर पुट करते हैं, उसके ऊपर पुट करते हैं। उसके ऊपर माइक्रो, ठीक है, मान लो यहाँ पे ऐसे ड्रॉप माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट मींस वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे अपना इलाका जो है बड़ा करते जाए। ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अपने आप को राजा समझता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोगों को बहुत बार बचपन से लेकर अभी तक तो कम से कम एक दो बार तो कम से कम हुआ ही होगा, कुछ नहीं हो जाता है ना, रेडनेस हो जाता है, पहले हाथ में हो, पैर में हो, एक आपका छोटा सा स्पॉट रहता है, उसमें क्या होता है, रेड हो जाता है, तो वो धीरे धीरे करके फैलते जाता है, बड़ा होते जाता है। एक्चुअली में वो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है। ठीक है, और उसका जो जैसे कि वो अपने आप को राजा समझता है, तो क्या करते हैं, अपना साम्राज्य जो है धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस क्या होगा, अपने आप को बढ़ाता जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो ऐसे करते हैं। ठीक है, ऐसे तो इसको हम लोग मेजर करने के लिए ये सब टेक्निक, ये जो थर्मोमेट्रिकल एनालिसिस जो है ना, ये हम लोग यूज करते हैं, डीएससी टेक्निक यूज करते हैं, डीएससी टेक्निक इसको बोलते हैं, डिफरेंशियल स्क्रीनिंग क्रोनोमेट्री। ठीक है, इससे हम लोग पता करते हैं कि एंटीबायोटिक जो है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एंटीबायोटिक दे देते हैं। मान लो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं 1 में, 4 में, और मान लो 7 में, 7 हो गया, 7 में हम लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं। एंटीबायोटिक देके क्या करते हैं, हम लोग पता करते हैं बाकी जो बचा है 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, इसमें हम लोग एंटीबायोटिक नहीं दिए, तो उसमें क्या होगा, उसका जो ये है वो फैलता जाएगा, और जो 4 या 7 में जो एंटीबायोटिक दिए थे, उसका जो ये जो है बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इससे हम लोगों को पता चलता है कि एंटीबायोटिक जो है, हम लोग जो भी एंटीबायोटिक लिए हैं वो एक्चुअली काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे। ठीक है, ये सब चीज पता करने के लिए आप लोग मिसलेनियस टेक्निक्स में हम लोग जो है
पार्टिकल एनालिसिस हम लोग एनालिसिस में जो टेक्निक है वो टेक्निक यूज करते हैं एंटीबायोटिक का ये करने के लिए, पोटेंसी पता करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंस। अब देखो इतना सारा अगर काम कर रहा है किसी भी ड्रग प्योरिटी सेफ्टी या फिर अगर इसके अलावा जो भी टेक्निक हम लोग यूज करेंगे वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ही आता है। तो अगर इतना कुछ अगर ये कर रहा है दैट मींस इसका कुछ इंपॉर्टेंस होना चाहिए ना। जैसे देखो फर्स्ट पॉइंट में ही आ गया है आइडेंटिटी ऑफ द ड्रग इन द फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं उससे जो भी आइडेंटिटी है एनालिटिकल मेथड से पता चलता है कि इसका आइडेंटिटी क्या हो सकता है। ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट हो गया डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एडिशनल इम्प्यूरिटीज। अगर इसमें एक ड्रग तैयार किया गया उस ड्रग में कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो पता करने के लिए एनालिसिस का टेक्निक यूज करना पड़ेगा। अब देखो इसमें अगर कोई क्या बोलते हैं impurities है, impurities that means क्या बोलते हैं इसको कोई भी दूसरा मतलब हम चावल में जैसे कांकर आ जाता है ना जो क्या बोलते हैं पत्थर जैसा जो रहता है उसको बोलते हैं चावल में impurities। दैट मींस चावल हम लोगों को खाने की चीज है, पत्थर कोई खाने का चीज थोड़ी है, तो हमको पत्थर तो नहीं खाना है ना। चावल में अगर पत्थर आ गया तो क्या हो वो impurities है चावल के। ठीक है, उसको और एडल्ट्रेशन भी बोलते हैं। बेसिकली एक कोग्नोसी जब करोगे आप लोग तो एडल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इंप्योरिटीज दैट मींस उसमें मिलावट बेसिकली। ठीक है, तो अगर किसी भी ड्रग का हमको कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो पता करना है तभी हमको एनालिसिस एनालिटिकल टेक्निक चाहिए, या तो फिर उसमें अगर कोई मिलावट टेक्निक पता करना है तब भी हमको एनालिटिकल टेक्निक ही यूज करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग दैट मींस वो कितने टाइम तक मार्केट में जाके स्टेबल रह सकता है, कितने टाइम तक ठीक रह सकता है। इसीलिए हर एक ड्रग में आपको देखने को मिलेगा एक्सपायरी डेट बोल के डेट हो रहता है। बेसिकली जैसे उसका स्टेबिलिटी जैसा है उस हिसाब से ही हम लोगों को क्या बोलते हैं एक्सपायरी डेट हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ इसका अगर स्टेबिलिटी डेट ऐसा है तो फिर वो क्या करेगा वो शायद 3 साल तक मार्केट में जाने के बाद 3 साल तक ही वो ठीक से रह सकता है, तो 3 साल तक इसको यूज कर सकते हैं लेकिन 1 साल तक यूज मत करना, इसीलिए एक्सपायरी डेट लिखा जाता है हर चीज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ओके नेक्स्ट आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ प्योर ड्रग दैट मीट्स स्पेसिफिकेशन। मतलब अगर हम लोगों को कोई भी स्पेसिफिकेशन कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को आइडेंटिफाई करना है और उसका प्योरिटी चेक करना है तो फिर तब भी हमको फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक ही यूज करना है। कंसंट्रेशन ऑफ नेक्स्ट हो गया कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफाइड इंप्यूरिटीज। अगर हमको पता है कि इसमें इंप्यूरिटीज है मिलावट है लेकिन कितने कितने परसेंटेज अगर हमको कोई अगर हमको पता चल गया कि हाँ इस बात में कुछ सच्चाई है लेकिन मान लो कोई तुमको झूठ बोला है या फिर तुमको बाद में सच पता चला तो बोले कि हाँ ये बात पता है कि मुझे झूठ बोला है लेकिन पूरा का पूरा बात सच झूठ बोला है या फिर कुछ उसमें सच्चाई है। इसी एक ही चीज को अगर इसमें अगर इंप्लीमेंट करोगे तो पता चलेगा कि अगर इंप्यूरिटीज है क्या मिलावट है लेकिन कितने मात्रा में कितने परसेंटेज में है, पूरा का पूरा इंप्यूरिटीज है मतलब पूरा का पूरा मिलावट है या फिर उसमें कुछ हद तक असली प्रोडक्ट भी है मतलब जो हमको चाहिए वो भी है। ठीक है, अब देखो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा और बायोलॉजिकल फ्लूइड। अब देखो हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, हम कोई मेडिसिन लेने के बाद मेरे बायोलॉजिकल जो प्लाज्मा है बायोलॉजिकल फ्लूइड प्लाज्मा और बायोलॉजिकल फ्लूइड तुम्हारे शरीर में रहता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जाते हैं ना कि जाके मेरा हीमोग्लोबिन टेस्ट करा दो। ठीक है, अब देखो कोई जाके बोलते हैं टेस्ट कराने जाते हैं यूरिक एसिड टेस्ट कराने जाते हैं तो ये क्या होगा तुम्हारा बायोलॉजिकल फ्लूइड होगा। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फ्लूइड जो भी तुम जांच करने के जाओगे तो उसमें भी जितने भी टेक्निक यूज होता है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का ही हिस्सा है।
ठीक है। दूसरा देखो, पीके वैल्यू, पार्टीशन कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग अंडर डेवलपमेंट। अगर कोई भी ड्रग को तैयार कर लिया उसके बाद आप डेवलप करना चाहते हैं, डेवलप करने उसको एडवांस करना चाहते हैं, उसको और थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं, तो उसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट एक दूसरे में जितने भी हम लोग इंग्रेडिएंट दो चार कॉम्बिनेशन जो यूज किए हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो भी कॉम्बिनेशन यूज किए हैं एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। तुम पांच दोस्त हो, ठीक है, पांच दोस्तों में से सबका बॉन्डिंग तुम लोगों के साथ कैसा है? अगर तुम्हारा दोस्त एक के साथ नहीं बनता है, ठीक है, तो तुम उसके साथ ज्यादा टाइम तो बिताओगे नहीं, ज्यादा टाइम तो दोगे नहीं, ठीक है। तो अगर चार के साथ ज्यादा बन रहा है तो दैट मींस तुम चार को भी ज्यादा अच्छा वैल्यू दोगे, उसको तो ज्यादा वैल्यू दोगे नहीं। एग्जैक्टली वही चीज, ठीक है, कि पार्टीशन कोएफिशिएंट को उसी हिसाब से मान लो कि अगर हम एक दूसरे के अंदर कितना अच्छा बॉन्डिंग है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मतलब कितना अच्छा सॉल्युबल होता है बॉडी फ्लूइड में जाने के बाद या फिर वाटर में जाने के बाद, सॉल्युबिलिटी कैसा है उसका डिटरमाइन करने के लिए भी हम लोग एनालिटिकल टेक्निक यूज करते हैं। स्टेबिलिटी मैंने ऑलरेडी बोल दिया, ठीक है, स्टेबिलिटी ऐसे करके हम लोग कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, वो सारे के सारे टेक्निक जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ही आता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। दैट मींस कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग बात करने जाए, सबसे पहले जो चीज क्लियर करना है तो वो ये है, ये कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। क्वांटिटेटिव दैट मींस क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट मींस ये हो गया कि कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितने मात्रा में है, तो तुम कैसे बोलोगे उसको? नॉर्मलिटी बोलोगे, मोलरिटी बोलोगे, मोलरिटी बोलोगे, परसेंटेज में निकाल सकते हो, परसेंट पर रेडियंस में निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तुमको इतना सारा पानी दे दिया गया तो तुम क्या बोलो कि उसके अंदर सर उसके अंदर 600 ग्राम 600 ml पानी है, ml को तुम कैसे पे कर रहे हो? तुम ml को ही बोल रहे हो ना, ml की दैट मींस मिलीलीटर, ठीक है, तो तुम मिलीलीटर बोल रहे हो ना, तो तुम्हारे हाथ में अगर कोई भी सॉल्यूशन दे दिया गया, कोई भी क्वांटिटी, दैट मींस कितना क्वांटिटी में है, कितना मात्रा में है, वो अगर तुमको एक्सप्रेस करना है तो तुम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, जो एक्चुअली में जो ये है मेथड है, वो ये है मोलारिटी, ठीक है। पहला आ गया नॉर्मलिटी, ठीक है। तो पहले आ गया नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी दैट मींस पहले इसका डेफिनेशन जानो, ठीक है। नॉर्मलिटी हम लोग किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जिसको ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। दैट मींस कि 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर लिक्विड में सॉल्यूशन में जितना ग्राम जो है, ठीक है, सॉल्यूशन तुम ऐड करोगे, जितना ऐड करने के लिए चाहिए उसी को हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। मतलब अगर मुझे यहाँ से सिलीगुड़ी जाने के लिए 1 घंटा जरूरत है, ठीक है, 1 घंटा जरूरत है, तो मैं 1 घंटा ही लगाऊंगा ना, मतलब सॉरी, यहाँ से सिलीगुड़ी जाने में 1 घंटा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन मैं अगर सोचूंगा कि मैं उसमें 45 मिनट में पहुंच जाऊंगा, तो पहुंचने में रास्ते में रिक्स होगा, ठीक है, या मैं पहुंच ही जाऊंगा। तो जरूरत जितना है उस हिसाब से जितना काम 1 लीटर का 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट का जरूरत होता है, इसी को हम लोग नॉर्मलिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि नहीं अमृत क्लास पे ध्यान दो,
सीधा कुछ मत भेजो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल देके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट जो है 2.99, ठीक है। अब देखो एटॉमिक वेट ऑफ सॉरी Na, ठीक है, Na का जो एटॉमिक वेट है 22.99, ठीक है। अब देखो एटॉमिक वेट ऑफ क्या O, दैट मींस ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसका हो गया 16। अब हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का हो गया 1, तो टोटल हो गया 40, राइट। देखो कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है, 40 हो गया। अब अगर हमको 1 लीटर पानी में, देखो एक क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ 1A, ठीक है। तो 1A को अगर नॉर्मलिटी, दैट मींस 1 नॉर्मलिटी हम लोग प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हम लोग कितना यूज करते हैं? 40 ग्राम। देखो मैंने बोला कि 1 लीटर सॉल्यूशन को नॉर्मलिटी नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को कितना यूज करना होता है? 40 ग्राम, ठीक है। अब उसी का दूसरा वर्जन हो गया ये कि 0.1 हो गया, उसको 0.1, ठीक है। अगर हमको तैयार करना है तो कितना हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है? अब देखो मतलब ये हम लोग निकाल के इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो भी मॉलिक्यूलर ये है वो हम लोग इसलिए निकाले ताकि 1 लीटर के लिए हम लोगों को पता चले, ठीक है। अब अगर 1 लीटर की जगह में हम आपको बोले कि आधा लीटर में कितना चाहिए तो आप तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, आपके पास ये भी वैल्यू भी है, ठीक है। इक्विवेलेंट जो भी है वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो 0.1 के लिए कितना चाहिए? तो 0.1 के लिए चाहिए आपको 4 ग्राम। कैसे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब अगर हम बोले 0.01 के लिए नॉर्मलिटी के लिए कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, तो वो भी आप डिवाइड करके आप निकाल सकते हो तुरंत, ठीक है। ये हो गया नॉर्मलिटी का प्रोसीड्यूर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हो गया मोलरिटी। मोलरिटी एक्चुअली में क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर DMC ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहले कर जो डिस्टर्बेंस हुआ था जो कि DMC। DMC का मतलब ये है क्यूबिक डायमीटर, ठीक है। सॉरी हाँ, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? कोई बोलेगा? सर इसको मतलब ml में दिया हुआ रहेगा, उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। लीटर में कन्वर्ट करेंगे, लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे। तो बोलो, कोई कुछ बोलो। लीटर को ml में कन्वर्ट करेंगे। लीटर ऑलरेडी का मैंने बोला क्यूबिक
ठीक है, डेसीमीटर है, ठीक है। तो जो कि ऑलरेडी इक्विवेलेंट टू 1 लीटर, इसको हम लोग अगर ये लिखा हुआ है दैट मींस 1 लीटर लिखा हुआ, ठीक है। DM3 लिखा हुआ है दैट मींस जो DM3 है इसमें डेसीमीटर जो है लिखा हुआ दैट मींस ये इक्विवेलेंट टू 1 लीटर ही है। इक्विवेलेंट टू 1 लीटर मतलब 1 लीटर भी लिख सकते हो या फिर तुम DM3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला देखो, इसका जो मोलरिटी जो है वो हम लोग बेसिकली एक लिख एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कल भी मैंने बताया था। अब देखो इसका फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और नीचे 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आप देखो जब द नंबर ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व फॉर DM3 या फिर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, जितना मोल्स में जितना नंबर में मोल्स हम सॉल्यूट का जितना मोल्स जो है 1 लीटर पानी में घुलने के लिए जितना चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं मोलरिटी, ठीक है। तो मोलरिटी हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसके एम से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब एम से एक्सप्रेस करते हैं तो इसका एक एग्जांपल देके देखते हैं। देखो एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड H का तुम्हारा हो गया कितना, H का हो गया 1 और Cl का हो गया 35.5, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट तो कितना हो गया 36.5, ठीक है। अब अगर 1 लीटर के लिए 36.5 चाहिए या फिर 1 मोल के लिए अगर 1 मान लो, मैं बोल रहा हूँ 1 मोल को बोल दिया कि एक सॉल्यूशन तैयार करो, 1 मोल सॉल्यूशन तैयार करो, दैट मींस 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार करो, ठीक है। अब 1 लीटर के लिए तुमको कितना HCl ऐड करना पड़ेगा, तुमको ऐड करना पड़ेगा 36.5, ठीक है, ग्राम। तो तुम 36.5 ग्राम तुम सॉल्यूट ऐड करोगे उसमें, ठीक है, HCl ऐड करो। तो अगर तुमको बोला जाए कि तुम 0.1 मोल मोलरिटी सॉल्यूशन मोलरिटी का जो सॉल्यूशन है वो तैयार करो, तो तुम कितना ऐड करोगे, उसी को डिवाइड करके बुक लिखो 3.65 का तुम्हारा दिया है ग्राम का, तुमको HCl ऐड करना, ठीक है। ऐसे करके अगर तुमको 0.01% दिख जाए मोल सॉल्यूशन तैयार करो तो तुमको ऐसे ही देखो डिवाइड करके क्या करना है, उसके बाद तुमको ऐड करना होगा 0.365 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। अब और एक एग्जांपल देखो, और समझा दी सर। हाँ और एक एग्जांपल आ रहा, ठीक है, देख वो भी देख, जिससे मैं कल समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे NaHCO3, ठीक है। यहाँ पे मोलरिटी जो है ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है, मास जो है ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर तुम देखो M इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मैं जैसे उसी फॉर्मूला में मास हो या फिर तुम्हारा नंबर ऑफ द मोल्स, ठीक है, दोनों सेम चीज है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू DM3, ठीक है। क्या नाम है इसका, विवेक, विवेक उल्टा सीधा कुछ मत करिए, क्लास में कॉन्सेंट्रेट करो। और
सोल्यूशन, ठीक है। आप देखो एक एग्जांपल है, what is the molarity of 0.05 gram of NaHCO3, ठीक है, in 100 cm3, cm3 यहाँ पे क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम परिमाण में होता है ना, तब हम लोग ऐसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो मुझे ऑलरेडी मास वहां पे दिया हुआ है, इसका NaHCO3 का, ठीक है, जो कि ऑलरेडी है क्वेश्चन में क्या 0.25, ठीक है। अब देखो mass of the solution, mass of the solution, that means mass of the solution NaHCO3 का molecular mass कितना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, 84 ग्राम पर मोल, ठीक है, 84 ग्राम पर मोल इंटू, देखो इंटू है यहाँ पे, इंटू इसलिए दिया, आप देखो DM3 ऑफ द सॉल्यूशन, DM3 ऑफ द सॉल्यूशन दैट मींस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है हम लोगों को निकालना पड़ेगा, वहां पे दिखा ऑलरेडी, हम लोग अगर लीटर में, वहां पे क्या मैंने क्या बोला, क्यूबिक सेंटीमीटर में, हम लोगों को उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 1000 से उसको डिवाइड करना, 1000 से डिवाइड करने से डिवाइड करके देखो, 100 को 1000 से डिवाइड करके देखो, हमारा रिजल्ट यही आएगा 0.1 आएगा, ठीक है, PM3 आएगा। और दैट मींस तुमको अब हम लोगों को पूरा फॉर्मूला मिल गया, पूरा चीज में क्या मास ऑफ द सॉल्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है। अब मास ऑफ द सॉल्यूशन को पता करना है कि NaHCO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, ठीक है, मिल गया। अब देखो हमको यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है, DM3 में दिया हुआ है, जो कि इक्विवेलेंट टू किसके साथ, वन मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर के साथ कंपनी होता है। तो जो भी आपको 100 से उसको डिवाइड करके हमको इंटू करके हमको क्या मिल गया है 0.1, ठीक है। अब इसको तुम पहले तो मिल करके देखो, इंटू करके देखो, 84 इंटू 0.1 इंटू करो, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो 0.25, तुम्हारा डिफरेंस जो है 0.0298 मोल, यही है, ठीक है। अब molar mass of NaCl3 84 sir, कितना है, नहीं सर, वो जो मोलर मास ऑफ NaCl3 84 समझ ऐसे कहाँ पे है सर, 84 पॉइंट समथिंग 02 पॉइंट ऐसा कुछ समथिंग होगा, ठीक है। सर पूछ रहा हूँ कैसा है 84, वही पूछ। अरे मॉलिक्यूलर मास सर्च कैलकुलेट करना पड़ता है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, उस पे सोडियम का मास और हाइड्रोजन का और कार्बन का और ऑक्सीजन का मास तीनों को प्लस करके 84 होगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें। कौन बोला ये, कौन बोला ये, चल मैं अभिषेक, जो भी बोला इसका आंसर जो भी दिया, कैसे कैलकुलेट करना है मास, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी आंसर दिया उसका नाम पूछ रहा हूँ। चल अभिषेक, ठीक है। तो अब अगर ये सब चीज छोटा चीज अगर मुझे केमिस्ट्री से तुम कैसे मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, सर मैंने दिया था आंसर, में तो बीकॉम कंप्लीट नहीं होगा, और मैं मेरा होगा भी नहीं, मैं तो उतना कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी एक चैप्टर में दो दिन से घूम रहा हूँ, फिर से आके यहाँ पे मैं छोड़ा था, फिर से तुम लोग यहाँ पे आके ये करना शुरू कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट जा रहा मोलरिटी, ठीक है।
मोलारिटी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मोलारिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बड़ा ए, ठीक है, कैपिटल ए, वैसे ही मोलारिटी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल ए। स्मॉल ए में हम लोग प्ले करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस मतलब लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या है, इसका डेफिनेशन देख लो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दैट मींस 1 kg या फिर 100 ग्राम सॉल्वेंट में घुलने के लिए जितना सॉल्यूट हम लोगों को चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं। दैट मींस 1 kg या तो फिर 1000 ग्राम सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन को अगर हम लोगों को तैयार करना है तो उसके लिए कितना सॉल्यूट चाहिए, मतलब अभी भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है कि सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो फिर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, मैं कल भी इसको ऑलरेडी देखो, मैं एग्जांपल दिया था एक कल, क्या था, चीनी और पानी, ठीक है। पानी जो है वो तुम्हारा हो गया सोडियम, ठीक है, और तुम जो चीनी उसमें मिला रहे हो उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है। मतलब एक ग्लास पानी को मीठा करने के लिए तुमको जितना चीनी की जरूरत है हम लोग उसी को बोलेंगे मोलारिटी, ठीक है। अगर 1 चम्मच में मीठा होगा तो उसको 1 गिलास चीनी को 1 गिलास पानी को मीठा करने के लिए 1 चम्मच ही काफी होगा फिर, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग बोलेंगे कि बताओ, तो तुमको अगर कोई पूछ दे कि अच्छा बताओ 1 गिलास पानी को मीठा करने के लिए कितना चीनी की जरूरत होता है, तो तुम बता पाओगे ना कि सर 1 चम्मच। दैट मीन्स तुम उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वही चीज तो है। वैसे ही मोलारिटी हम लोग किसको बोलेंगे, 1 kg 1000 ग्राम सॉल्वेंट को, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करने के लिए जितना सॉल्यूट हम लोगों को चाहिए उसी को हम लोग मोलारिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है m इक्वल टू क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट kg ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड kg ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं एटॉमिक, हेलो, बोलो। वहाँ पे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है ऊपर में। मोल्स ऑफ मास हो या मोल्स हो, दोनों सेम चीज है बेटा, तब से तो मैं वही चीज बता रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मास, दोनों तो सेम चीज है ना। यस सर। सर कंटिन्यू कीजिए सर। मतलब तुम वो अंधा हो, मतलब तुमको दिखाई भी देता है फिर भी तुम बिना देखने का नाटक करोगे बस। ये सब चीज क्लास में नहीं पढ़े हो रे, जो आज मुझे इतना डिटेल में समझाने की जरूरत पड़ रहा है। ये तो बेसिक चीज है, ये तो क्लास पूरा बेसिक से पढ़ा दिया है 12th में, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, नॉन-वेटी। हाँ, और एक बार बोलो, क्या बोल रहे हो? ये सब 12th में पढ़ा है सर। क्या? ये सब 12th में पढ़े हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये सब कोई दिक्कत नहीं है।
वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा है, हम मतलब इजीली इसको हम लोग खींच के खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि मतलब मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए इतना सारा क्वेश्चन आ रहा है, या फिर जो भी है मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ आप लोगों को बहुत सारे बच्चे जो है हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो इस बोर्ड से पढ़े हुए हैं, दैट्स व्हाई मैं क्लास भी हिंदी में ये भी करा, ताकि आप लोगों को समझने में फर्स्ट सेमेस्टर एटलीस्ट समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। हर चीज में अगर मैं इतना सारा टाइम पे नहीं, तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा ना फिर, ठीक है। अब देखो पोलैरिटी मैं सीरीज बहुत जल्दी खत्म करूँ इसको, ठीक है। देखो हम लोग को ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये ऑलरेडी हम लोग मोलर मास जो है ऑलरेडी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर ये 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग को 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए कितना हम लोगों को चाहिए, 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है, ये मतलब वाटर में। तो 0.1 में कितना चाहिए, 0.01 में कितना चाहिए, 1.5 में कितना चाहिए, कैलकुलेट करके देख लो, बस डिवाइड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट समझा रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरा समझ लो। द रेशियो, देखो वैसे इसको बोलते हैं द रेशियो ऑफ द नंबर of the moles of a given concentrate to the total number of the moles of a solution. That means वहां पे देखो सॉल्यूशन का दो सॉल्यूशन होता है, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग हम लोगों को निकालना होता है मोलिकुलर मास, ठीक है। तो जैसे देखो अगर मैं मोलिकुलर, देखो पहले जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का निकाला है, तो सॉल्वेंट का नहीं सर, सॉरी। हर एक चीज का इंडिविजुअल मोलिकुलर मास हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम फॉर्मूला में देख सकते हो Na is equal to by A and N by A, right? अब देखो सॉरी N by A, हाँ ठीक है। तो ये जो N है ना साइड पे लिखा हुआ है, देखो नंबर ऑफ मोल्स, N स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ मोल्स और A इक्वल टू सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसका क्या होगा, हम लोग जैसे निकालने में आएंगे तो उससे सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है, दोनों को अगर हम जैसे डिवाइड करके निकालेंगे वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन क्या है। और मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन जो है बेसिकली हम लोग एक्स एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लो, x इक्वल टू XA, दैट मींस सॉल्वेंट, और XB दैट मींस सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो XA का फॉर्मूला क्या हो गया, XA का फॉर्मूला हो गया NaN प्लस NB, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ Na इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो भी आएगा पहले तुमको इंडिविजुअली निकालना है, ठीक है। इंडिविजुअल निकालने के बाद तुमको जैसे फॉर्मूला जैसे इनको मॉलिक्यूलर वेट मिल गया तुमको, ठीक है, मोल्स मिल गया तुमको, उसके बाद उसको यहाँ इस फॉर्मूला के साथ बैठा होगा, ऑटोमेटिकली तुम मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन आ जाएगा, सॉल्वेंट का जो है और सॉल्यूट का जो है ऑटोमेटिकली तुम्हारा बस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जा रहे हैं पार्ट्स पर ppm,
ये बेसिकली बहुत जो कम मात्रा में होता है ना, वो सब उसमें हम लोग यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, पीपीए। जैसे पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग क्या लिखते हैं? पीपीए। पीपीए इज इक्वल टू, देखो जिसको कंफ्यूजन था, मास और वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्यूट, ठीक है। और दूसरा हो गया मास और वॉल्यूम और सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 106, राइट। जो भी हम लोगों को द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द वेट और वॉल्यूम, देखो डेफिनेशन में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट। सर सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होगा? कौन सा? सॉल्वेंट की सॉल्यूशन, जगह सॉल्वेंट की जगह सर सॉल्यूशन होगा। हाँ सॉल्यूशन। होगा 106 होगा सर, ठीक है। तो हम लोगों को मास जो है, जो भी हमको एग्जाम्पल जो भी दिया जाएगा, मान लो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही निकालना है, तो मास वॉल्यूम कितना होगा सॉल्यूट का, ठीक है, और वॉल्यूम का सॉल्यूशन का मास कितना होगा, वो यहाँ बैठा है, ये कर देना है 106, ठीक है। तो सर 106 या 10 to the power 6, 10 to the power 6, 106 या 10 to the power 6 सर, 10 to the power 6, 10 to the power 6 और 106, सॉरी 10 to the power 6 रे, सॉरी कौन है ये? मैं गलत लिख रहा हूँ। 10 to the power 6, राइट। और ये पर्सन ये पार्ट्स पर बिलियन के लिए 10 to the power 9, राइट। यही फॉर्मूला रहेगा जब हम लोगों को मिलियन की जगह बिलियन हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? बस ठीक है, और कुछ चेंज नहीं हो। अब देखो परसेंटेज, एग्जाम का परसेंटेज तो बहुत निकाले हो कि मुझे कितना परसेंट आया है, ठीक है। आप बताओ कि कोई भी सॉल्यूशन का, ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसके लिए 4 रास्ते हैं, 4 बेसिकली फॉर्मूला है। एक W/W, ठीक है, दूसरा हो गया W/V, तीसरा हो गया W/V एंड चौथा हो गया V/W। अब देखो W स्टैंड फॉर वेट, ठीक है, वेट होगा सर, और वेट V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। तो कोई भी जैसे W/W, दैट मींस weight of the solution and weight of the solute का हम लोग ये निकालेंगे and into 100, क्योंकि 100 क्यों? क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो 100 ही होगी, ठीक है। समझ में आया? सर यस सर। अब देखो W ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूशन into 100 into 100, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू 100 परसेंटेज क्या है भाई म्यूट करेगा अपने आप को कर ए पकड़ कर म्यूट देंगे रे म्यूट कर अपने आप को अब वॉल्यूम बाय वेट सेम इसको भी 100 से इनटू कर देने से परसेंटेज आ जाए ठीक है ऐसे करके हम लोग परसेंटेज किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का या फिर किसी भी सॉल्यूशन का या फिर कोई भी लिक्विड का हम लोग नहीं निकालते हैं परसेंटेज निकालते हैं ठीक है तो ये हो गया फिर हमारा परसेंटेज कैसे निकालना है चार रास्ते हैं W by weight by weight weight by volume volume by volume and volume by weight ठीक है चार रास्ते इनटू सब में इनटू 100 कर देने से तुम्हारा जो भी परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा नेक्स्ट देखो अभी फट से बोलो जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है एक एक करके जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है फट से बोलो अभी तक क्योंकि मैं नया टॉपिक में जा रहा हूं सर वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट का एग्जांपल दे दीजिएगा एग्जांपल परसेंटेज बता परसेंटेज का कोई भी एक एग्जांपल बोलो कि मुझे सर एक Sir, जैसे 98 ग्राम H2SO4 in 100 ml of a solution. Weight upon volume का example. क्वेश्चन बोलो एक बार Sir, 98 ग्राम H2SO4 हम लोग क्या क्या निकालने की उसका आप लोग क्या किसका निकालते हैं वेट का निकालते हैं या तो वेट का वॉल्यूम का निकालते हैं weight by volume का sir. वेट बाय डब्ल्यू बाय डी राइट 98 ग्राम H2SO4 वेट बाय ओके 90 ग्राम 98 ग्राम H2SO4 80 ग्राम H2SO4 in 100 ml of solution. 100 ml of solution 98 by 100 क्या 1000 100 ml 100 करके देखो 98% 98%. 98% sir. 98% होगा सर क्या है और इसी का सर वॉल्यूम बाय वेट कीजिए तो सर सर वॉल्यूम को एमएल में लेना है कि सर लीटर में लेना है इसका वॉल्यूम को एमएल में लीटर में मिलीलीटर कोई भी एग्जांपल जैसे जैसे तुमको वेट तो किसी का चीज से दिया हुआ रहेगा तुम मान लो तुमको मैट्रिक में मिला है मान लो एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं तुम ऐसे ही निकाल लो फिजिकल का ऐसे निकाल लो आपका परसेंटेज निकालना होगा तो तुम अपना एग्जाम का परसेंटेज निकाल लो मान लो कि तुमको फिजिक्स में मिला है 70 ठीक है कितने में से 100 में से ठीक है अब इसको 100 से कर दो कितना सॉरी नहीं ये गलत हो गया इसको 100 से डिवाइड कर ठीक है तो तुम्हारा कितना आ गया 70% 100 से इनटू कीजिए इसमें तुम 100 से भी 100 से और एक बार तुम 100 से भी डिवाइड करोगे तब भी तुम्हारा 70% ही आएगा 100 प्रॉब्लम लेके आओ प्रॉब्लम लेके मैं एग्जांपल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट चीज था हमको नहीं पता था कि परसेंटेज के लिए भी एग्जांपल देना पड़ेगा ठीक है हम एग्जांपल इसलिए नहीं किए कि परसेंटेज बहुत क्या हुआ
जैसे मोलरिटी हो या मोलरिटी हो या फिर क्वालिटी हो या फिर तुम्हारा फॉर ये हो, तुमको एक्चुअली सब तुम लोग नहीं उसका यूज होता है ना, तो जब लैब में जाओगे तभी जाके यूज होता है, ठीक है, ज्यादा यूज होता नहीं, लेकिन परसेंटेज तो तुम अपने पर्सनल लाइफ में भी यूज करते हो, ठीक है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा इंटीग्रेट नहीं किया। अब देखते हैं ये एग्जाम्पल देके समझने के लिए, जो अगर किसी के पास कोई एग्जाम्पल है तो बताओ हमको, हम करके दिखा रहे हैं। सर जैसे 49 ग्राम S3PO4 तो सर वेट अपॉन वेट का भी इससे निकाल सकते हैं। हाँ, अगर कौन कैसे निकालोगे बताओ। सर 49 ग्राम ऑफ S3PO4 in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो सर पहले हमें अभिषेक, राइट? यस सर। ठीक है, तो एक काम करो, मुझे नहीं लगता इसको और थोड़ा सा खींच के कोई फायदा है, ठीक है, एक काम ओके करते ओके हैं। सर। नेक्स्ट अगर किसी को अगर नहीं समझ में आया कोई एग्जांपल देना हमको, हम नेक्स्ट इसमें कभी भी जब टैग होगा उस टाइम हम इसको और अरे जब ये सब चीज बस एक कॉन्सेप्ट के लिए है, बस कॉन्सेप्ट अपना थोड़ा सा जान के रखो ऐसा क्या है। जब तुम लैब में आओगे ना तो ऑटोमेटिकली तुमको लैब में जब तुमको बोला जाएगा कि जाओ तो ये 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के लेके आओ, ठीक है, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट बना के लेके आओ, तो तुम ऑटोमेटिकली उस टाइम पे ऑटोमेटिकली तुम जब प्रैक्टिकल कॉपी में वो सब कैलकुलेट करोगे ना, तुम्हारा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एक ही दिन में खाने का कोशिश मत करो, एक ही दिन में होता नहीं किसी, ठीक है। अब देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो दो चीज और एक चीज जो लैब में सबसे ज्यादा यूज होता है, एक हो गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है, ये बेसिकली जैसे बोलते हैं ना प्राइमरी दैट मींस जो बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। अब देखो प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड इज ए रिएजेंट व्हिच इज वेरी प्योर, ठीक है, जनरली respectively of the number of the moles of the substance constant and weight, but that means जो प्राइमरी सब्सटेंस है कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, प्राइमरी अगर हम लोग बोलेंगे तो किस बेसिस से बोलेंगे, उसका प्योरिटी बहुत अच्छा होगा, जेनरली बहुत कॉस्टली होगा, ठीक है। और क्या होता है ये एक्चुअली बहुत इजीली वेट मतलब गायब हो सकता है, बहुत कीमती होता है ना, ठीक है। तो जैसे देखो मेडिसिन जो एक टैबलेट बनाते हैं, मान लो एक टैबलेट बना दिया हमको, तो उसमें टैबलेट में एपीआई भी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसके साथ एक्सिपिएंट्स, एडिटिव्स, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, बहुत सारे ऐसे चीजें रहता है जो टैबलेट के साथ रहता है। मान लो एक टैबलेट क्या मैक्रोइडाजोल जो हम लोग यूज करते हैं पेट खराब के लिए, ठीक है, तो 500 मिलीग्राम, राइट। तो क्या तुमको क्या लगता है कि ये 500 mg जो मेडिसिन मैक्रोइडाजोल आया, तो ये 500 mg पूरा का पूरा 500 mg एपीआई है, एपीआई दैट मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो एक्चुअली में तुम्हारा काम करता है। बाकी जितने भी एक्सिपिएंट्स हैं, एडिटिव्स हैं, सॉरी फ्लेवरिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट है, ठीक है,
जितने भी चीजें हैं ये सब कुछ काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, ये सिर्फ इसको साथ देना। तुम्हारा दोस्त कुछ अच्छा करने जा रहा है, ठीक है, तो साथ जैसे ये लोग बोलते हैं ना कि साथ हिस्सा होगा, ठीक है, और ये सब बराबर, मतलब मैं काम नहीं कर रहा, साथ हिस्सा होगा और साथ में ये लोग भी जाएंगे क्योंकि ये लोग उसका दोस्त है, इन लोगों के साथ उसका अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो इसका वजन जो है बाकी दुनिया की ठीक है, बात जो है 490 ठीक है, वो एक लोगों का ये हो वजन हो, या फिर इसका वजन मान लो 80 ग्राम बाकी जो है हमारा 410 का सिर्फ ये बनाती है, ठीक है। ये सब चीज जो है फिजिकल प्योरिटी जो है ना, ये जो है ना, इसी को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, मतलब ये एकदम शुद्ध होता है, इसमें कोई किसी भी तरह का एडिटिव्स नहीं होता है, किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज नहीं होता है, इसको हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्राइमरी स्टैंडर्ड और क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड और किसको बोलेंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर टिपिकली यूज्ड इन titration to determine a unknown concentration concentration and in the other analytical technique। किसी भी जो भी इतने सारे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन हम लोग किससे करते हैं, टाइट्रेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को पता चले, ठीक है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में, तो किसी भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए हम लोगों को बेसिकली हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड ही यूज करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड दैट मींस किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज उसमें ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हाई लेवल ऑफ प्योरिटी, लो रिएक्शन, ठीक है, हाई स्टेबिलिटी, हाई way to reduce error of the mass management। दैट मींस अगर हम लोग जो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम लोग यूज करेंगे, अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड प्योर, ठीक है, अगर हम लोग प्योर हर चीज में अगर खाने में अगर हम लोग शुद्ध देसी घी यूज करेंगे, ठीक है, तो खाने का टेस्ट अलग होगा। अगर हम लोग उसमें रिफाइंड तेल यूज करेंगे या फिर डालडा यूज करेंगे तो उसका टेस्ट अलग होगा। दैट्स व्हाई वही चीज वो लोग बोल रहे हैं कि अगर हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो इसमें गलती होने का या फिर एरर होने का मतलब बोलते हैं ना कि अरे मेरे सिस्टम में एरर दिखा रहा है, दैट मींस तुम्हारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने का चांसेस जो है, जो प्रोसेस बना रहे हो तुम, जो भी टाइट्रेशन कर रहे हो उसमें गलती होने का चांसेस जो है बहुत हद तक ना के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इट शुड हैव, नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड हैव ए हायर relative molecular weight so that weighting errors may be negligible, मतलब ना के बराबर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आ रहा है, the substance should be readily soluble under the condition in which it is employed। that means अगर मैं चीज सही ले रहा हूँ तो मैं किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में किसी के साथ अगर उसको सॉल्यूबल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली हो जाए। मान लो जैसे तुम क्या करते हो, बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी चीज जो है हम लोग पानी में घुलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छा है, जैसे अंडा का भी देखते हो ना, अंडा का क्या हो जाता है, पानी में तैरता है, ठीक है, पानी में डूबेगा नहीं। अगर हम लोग किसी कोई अंडे को अगर हम लोगों को टेस्ट करना है कि कैसे है, मतलब अंडा ठीक है या खराब हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक बाल्टी पानी में उसको छोड़ के देखते हैं, अगर तैर रहा है दैट मींस वो अंडा खराब हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि अगर हम लोग किसी भी, अगर मेरा अंडा सही है, अगर मेरा प्रोसेस सही है तो किसी भी कंडीशन में वो सॉल्यूबल हो जाएगा, किसी भी उसके साथ, ठीक है, सोल्यूशन के साथ, वही चीज वो बोल रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अगर ये सब प्राइमरी लेवल पे फॉलो कर रहा है दैट मींस वो प्राइमरी स्टैंडर्ड,
ठीक है, प्राइमरी स्टैंडर्ड दैट मींस सबसे हाई, दैट मींस वो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, वो हमारे लिए सेफ्टी है। ठीक है, अब देखो कुछ क्राइटेरिया है जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है प्राइमरी सब्सटेंस पढ़ने के लिए। जैसे हम लोग जो सब्सटेंस यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए, मैंने बोला ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए। तो टाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, देखो कुछ एग्जांपल है जो मैं इसलिए इसमें ऐड किया हूं आप लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट आप लोगों का टाइट्रेशन ही आएगा। ठीक है, जैसे देखो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, सोडियम टेट्राबोरेट यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सैलेट यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन आयोडेट यूज करते हैं एसिड बेस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में हम लोग प्योर मेटल्स जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम एंड सॉल्ट, ठीक है, ठीक है, कैसे हम लोग कौन सा रिएक्शन, कौन सा कैसे किस तरह का रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ ये सब कुछ एग्जांपल। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन में हम लोग जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन करते हैं, एक सॉल्यूशन है, एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, इसमें कुछ है, इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रिसिपिटेशन तैयार करेंगे। ठीक है, आधा बनेगा, आधा बनेगा, भी क्या बात तो फिर एक दूसरे के साथ ये आ जाएगा कि उसके साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो एक प्रिसिपिटेशन तैयार करें, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। ठीक है, सो उसके बाद प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन हम लोग क्या क्या एग्जांपल यूज करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दैट मींस ऑक्सीजन का बात करना अमर, एट रोल नंबर, अमर बात करो, अनम्यूट करो। सर क्या भेजे, वो चल गया सर। कितनी बार चला जाता है, क्या दिखाना चाहते हो, बोलो, हम एक्सेप्ट कर ले। नहीं सर, जब क्लास में पढ़ा रहा हूं तो तुम एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हो उसके साथ, तुमको मैं बोला था कि कॉपी और पेन लेके बैठो, कुछ ये सब अगर कुछ जरूरत महसूस होता है तो तुम उसको नोट कर सकते हो। नाटक कर रहे हो, आइंदा से सब चीज नहीं होना चाहिए किसी की साइड से भी, एटलीस्ट मेरे क्लास में। ऐसी बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है बेटा, तुम लोगों को दूर बैठ के हम लोगों को बात समझने या फिर हम लोग जितना मेहनत करते हैं सिखाने के लिए, ऐसी बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है ये। ठीक है, और वो भी आप लोगों का नया सब्जेक्ट है, आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है इस सब्जेक्ट के हिसाब से, तो आप लोगों को हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग जितना इजी हम लोग प्रोसेस में आप लोगों को दे सके। ठीक है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो अभी भी शायद बहुत टाइम में पैसा ले जाओ और ले जाके किसी प्लेन ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन, थोड़ा सा ध्यान दो इस चीज में। तुमको अगर जब कुछ जरूरत होगा तो तुम बोलने का तुमको मौका मिलेगा, आपको बोल ही रहे तुमको कि तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो तुम हमको पूछ सकते हो। ये सब चीज मत करो, ये सब चीज हर एक क्लास में कोई ना कोई ये सब डिस्टर्ब करता ही रहता है। नेक्स्ट टाइम किसी भी साइड के किसी भी तरफ से ये सब चीज नहीं आना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम ऑक्सैलिक एसिड और प्योर आयरन। प्योर आयरन हम लोग ये सब चीज यूज करते हैं जब हम लोग प्योर तो ऑलरेडी इसीलिए है क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, प्योर है इसका, इसीलिए उसको प्राइमरी स्टैंडर्ड ही बोला जाता है। ठीक है, और जब हम लोग, मैंने जैसे बोला, जब हम लोग कोई टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन में हम लोग क्या करना है, टाइट्रेशन में हम लोग हमेशा प्योर ड्रग ही यूज करते हैं, प्योर केमिकल ही यूज करते हैं, ताकि
जो भी एरो दैट मींस जो भी होने का चांसेस है वो कम हो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अब देखो सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? अब अगर प्योर अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो सेकंड क्या हो, उसके हम लोग जो लैब में यूज करते हैं, हम लोग हमेशा लैब में जो भी यूज करते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होता है, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। हम लोग अगेंस्ट में यूज करते हैं। तो अगर मान लो प्योर ड्रग अगर इस साइड पे है, हमको अगर पता करना है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्योर ड्रग को लेंगे और ऑपोजिट साइड में लेंगे जो भी हमको ये करना है हमको, क्योंकि हमको पता है कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। मतलब हमको मान लो मेरे पास दो बोतल है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, कोई भी केमिकल, तो अगर आपको पता करना है कि इसमें कितना प्योरिटी है या फिर कितना उसमें इम्प्योरिटीज है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोट्स जैसे कि नॉर्मलिटी में हम लोग देखें, ठीक है, नॉर्मलिटी में क्या करते हैं हम सबसे पहले प्योर ड्रग का ये लेंगे जो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सैंपल मतलब ये जो है इसके ऊपर ये करके हम इसको जज करेंगे कि ये इसका जो भी रिजल्ट है इसके रिजल्ट के साथ कितना मैच आ रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, इसमें इम्प्योरिटीज कितना है, ये लोग भी सेफ है या नहीं है, यही सब चीज हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो हम लोग को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड सेट, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है, इसको बोलते हैं कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए स्टैंडर्ड दैट इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी फॉर ए स्पेसिफिक एनालिसिस। स्पेसिफिक एनालिसिस मतलब कोई भी हम लोग लैब करने के टाइम में जो हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है, जो केमिकल यूज करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूजुअली स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने बोला प्राइमरी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में ही इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज ए सबस्टेंस व्हिच मे बी यूज्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ दैट मींस उसका अगेंस्ट, जैसे मैंने बोला ना कि एक इसमें इसके हिसाब से जज करना है, इसके हिसाब से इसको जज करना, ठीक है, यही सब चीजें हम लोग करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जैसे हम लोग बेसिकली जो केमिकल्स हम लोग लैब में यूज करते हैं ना वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है, ज्यादा जब तक एपीआई या मतलब प्योर ड्रग हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ क्राइटेरिया है जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड को सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को सब्सटेंस को हम लोगों को फॉलो करना है, जैसे इट हैज लेस प्योरिटी देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब जो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है ना उससे कम जो है तुमको प्योरिटी होना चाहिए, दैट मींस उससे खराब होना चाहिए, जो प्योर ड्रग है प्राइमरी स्टैंडर्ड है उससे खराब होना चाहिए, तब जाके हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, मतलब इससे ये क्या होता है, स्टेबल दैट मींस वो जल्दी खराब हो सकता है, इसका लेस मतलब वो जल्दी खराब हो सकता है, लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड जो जल्दी खराब नहीं हो सकता, ठीक है। और रिएक्शन टाइम जो है ज्यादा, लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो मतलब इसमें तुम डिफरेंशिएट भी कर सकते हो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में डिफरेंशिएट क्या है कि ये ज्यादा प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है वो ज्यादा लेस नहीं सॉरी स्टेबल है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या, और रिएक्शन टाइम जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड का अच्छा है लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड का थोड़ा सा लेट है, ठीक है। इसके बाद क्या, बट इट रिमेन स्टेबल फॉर ए लॉन्गर टाइम, दैट मींस अगर मैं किसी भी सॉल्यूशन में सेकेंडरी स्टैंडर्ड को मिक्स करता हूं तो क्या करेगा, तो ज्यादा देर तक सॉल्यूट रहेगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी स्टैंडर्ड, क्योंकि वो ये है प्योर ड्रग है इसलिए उसको स्टेबल थोड़ा सा कम रहेगा, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, ठीक है। प्राइमरी अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड, तो हम लोग क्या पहले मैंने बोला कि हम लोग स्टैंडर्ड में रहते हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग
उसको यूज करते हैं। ऐसे करके ही हम लोग बेसिकली डिसाइड करते हैं कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड है और कौन सा सेकंड स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो इसका और कुछ है नहीं, खत्म। ठीक है, अब बोलो क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम है? सर स्टैंडर्डाइजेशन एक बार समझे। स्टैंडर्डाइजेशन दैट मींस हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड कैसा है, हम लोग बोलते हैं ना भाई कोई अच्छा सा स्कूल में लेके चलो, दैट मींस उसका स्टैंडर्ड अच्छा है। सिंपल सा स्टैंडर्डाइजेशन दैट मींस स्टैंडर्ड अच्छा है उसका। भाई उसका हाई फाई फैमिली से है, मतलब उसके फैमिली का स्टैंडर्ड अच्छा है। समझ में आया? ओके Yes, सर। sir. सर नोट्स सर एसिड बेस रिएक्शन एक बार फिर से बता दीजिए तो। एसिड बेस रिएक्शन आप एक पूरा होल चैप्टर है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, और एसिड बेस चैप्टर का एक चैप्टर भी है, वो शायद आप लोगों को अमित सामंत सर पढ़ाएंगे, ठीक है शायद। तो अगर मैं पढ़ाया तो उसके ऊपर बहुत सारे चीजें हैं, एसिड बेस हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत सारा प्रोसीड्यूर होता है, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, किस प्रोसेस से किसको कैसे एसिड बेस को कैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये सारा का सारा बहुत सारा एक प्रोसेस है। यहाँ पे जस्ट मैंने एक एग्जांपल में बताया कि हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या क्या एग्जांपल यूज करते हैं। एग्जांपल दैट मींस क्या क्या सॉल्यूशन ऑफ सेकेंडरी सब्सटेंस या प्राइमरी ये सब स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन है हम लोग वो यूज करते हैं। क्या क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ये पोटेशियम ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब चीज हम लोग यूज करते हैं। मतलब क्या क्या यूज करते हैं टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। और एक चीज और मैं आगे बोल रहा हूँ कि जितने भी हम लोग टाइट्रेशन प्रोसीड्यूर करेंगे, हर एक जो केमिकल जो होगा वो प्राइमरी स्टैंडर्ड ही होगा। अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होगा तो टाइट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, और आपको उसका प्योरिटी हो या फिर उसका सेफ्टी हो या फिर उसका रिएक्शन हो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अब नेक्स्ट बोलो। नोट्स है, नोट्स लिख देंगे आप। नोट्स, अच्छा सुनो, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। मैं इसका एक नोट्स में आप लोगों को भेज दूंगा, और जितना हो सके खुद से पढ़ाई कीजिए। बुक है आप लोगों के पास? तो सर नहीं है भेज देंगे, भेजिए नहीं सर। हाँ, एक बुक है मेरे पास, ठीक है। एक बुक का पीडीएफ है मेरे पास, मैं देखता हूँ उसको आप लोगों को सेंड कर दूंगा, या तो फिर मैं अगर नोट्स दे रहा हूँ दैट मींस आप लोगों को बुक का कोई जरूरत है अभी के लिए, कम से कम नहीं। जब कॉलेज ओपन होगा आप लोग आएंगे, आके लाइब्रेरी से बुक कलेक्ट करेंगे, तब जाके इजी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 3-4 ऑथर का बुक है लाइब्रेरी में जो आप लोगों को इजीली एक्सेसिबल होगा, ठीक है। वहां से आप लोग ले लीजिए। अच्छा, ये सब के अलावा और कोई पढ़ाई रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, समझ में आया आज का क्लास? जी जी सर, यस सर। बहुत अच्छे से सर। ओके, थैंक यू। हेलो हेलो सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. हेलो सर। जी सर। थैंक यू।